हेलो एवरीवन, आई एम पूनम एंड वेलकम बैक टू कबीरा स्मार्ट क्लासेस। तो जैसे कि हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी इंग्लिश पेडागोजी को लेके लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग को, साथ में हमने उसके टाइप्स भी देखे थे और उसके बाद जो सेकंड क्लास थी हमने उसमें उसके कॉन्सेप्ट पर लेके बात की थी कि नोम चॉम्स्की ने क्या बताया है, बीएफ स्किनर ने क्या बताया है, वाइगोत्स्की का क्या कहना है, पावलक का क्या कहना है, शेफर का क्या कहना है, इन सभी पे हमने डिटेल से बात की थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लेकिन प्रिंसिपल्स पढ़ने से पहले हम बात करना चाहेंगे कि इसका जो पर्पस है वो क्या है, किसी भी लैंग्वेज को टीच करने का जो पर्पस होता है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि हम स्पीकर हैं, स्पीकर ने जो बोला है उसे समझ पाए। उसके बाद है कि आप रीड कर सकें, किसी भी टेक्स्ट बुक को रीड कर सकें, उसके साथ ही आप राइट कर सकें और जो अभी करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसके जो हर एस्पेक्ट को आप समझ सकें, साथ ही उसका जो साइंटिफिक एस्पेक्ट होता है उसे भी आप समझ सकें। तो ये सारे पर्पस होते हैं, क्योंकि किसी भी काम को अगर आप करना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए पर्पस जरूर होना चाहिए कि आप इस उद्देश्य को लेकर इस काम को कर रहे हैं। अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है यानी आप उस काम को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से लैंग्वेज टीचिंग में आप इसे सीख रहे हैं तो इसका कोई पर्पज है, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपका भी कोई पर्पज है, अगर मैं पढ़ा रही हूँ मेरा भी कोई पर्पज है। तो उसी तरीके से लैंग्वेज टीचिंग के पर्पज है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए इस प्रिंसिपल पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, वो है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। तो यानी जो मोटिवेशन है, जैसे बीएफ स्किनर ने कहा है कि मोटिवेशन इज अ हाईवे ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए मोटिवेशन जो है वो ऐसे हाईवे की तरह काम करता है। जैसे हाईवे पे गाड़ी स्पीड में चलती है ना, वैसे अगर आप मोटिवेटेड हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तो आप उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ना केवल लैंग्वेज, किसी भी काम को करने के लिए अगर आप मोटिवेटेड हैं अंदर से तो आप क्या करेंगे, उस काम को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ है इंटरेस्ट वाली। तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, जब आप उसके सामने चार्ट, मॉडल, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करेंगे। बच्चों के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप अलग अलग चीज़ें, विजुअल चीज़ें है ना, विजुअल डिवाइस है उनको प्रेजेंट करेंगे, उनके थ्रू किसी चीज़ को समझाएंगे तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे और उनका इंटरेस्ट है वो भी क्रिएट हो पाएगा। और साथ ही अगर आप उनको सिखाना चाहते हैं इंग्लिश तो आप कोशिश कीजिए उनके सामने इंग्लिश रिसोर्स, इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उनको प्रेजेंट कीजिए, उन्हें उसके पढ़ने की आदत डालिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में मोटिवेशन भी रहेगा और इंटरेस्ट भी रहेगा, और उनको टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट भी कीजिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। एंड सेकंड बात आती है, एंड साथ में मोटिवेशन को जैसे बताया था कि बीएफ स्किनर ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया, और उसके प्री रिक्वेस्ट भी, यानी इसको एक मतलब कंपलसरी बताया है किसी भी लैंग्वेज में सीखने के लिए। इसको एज ए शर्त की तरह आप इसको ले सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कंपलसरी या अनिवार्य भी आप इसको बोल सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले उसके लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी मोटिवेशन वाली थ्योरी। एंड सेकंड है इमिटेशन, द प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। तो बीएफ स्किनर ने जैसे थ्योरी दी थी बिहेवियरिस्ट थ्योरी, उन्होंने उसमें कहा था कि बच्चा क्या करता है, किसी भी लैंग्वेज को कैसे सीखता है, इमिटेट करके। वैसे ही यह जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का भी कहना है कि अगर बच्चा इमिटेट नहीं करता है तो वो एडवांस लेवल तक कभी भी लैंग्वेज नहीं सीख सकता। ये कुछ साइकोलॉजिस्ट है उनका कहना है। एंड उनका कहना है कि अगर बच्चा इमिटेट करता है, कॉपी करता है तो क्या करेगा, वो गुड प्रोनाउंसिएशन सीख जाएगा, उसके पास वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो टीचर हैं, टीचर को क्या होना चाहिए, गुड मॉडल के रूप में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर टीचर एक गुड मॉडल के रूप में प्रेजेंट है क्लास के अंदर तो बच्चा क्या करता है, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, टीचर को कॉपी करने की कोशिश करता है। तो टीचर का जो जिस भी लैंग्वेज को सिखा रहा है उस पर उसकी पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड आगे हम बात करेंगे एंड कि कैसे आप इमिटेशन को बढ़ावा दे सकते हैं या कैसे बच्चे और आसानी से सीख सकते हैं। उसके लिए आप जैसे टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, ग्रामोफोन है, इनका यूज़ कर सकते हैं, इनके थ्रू आप इमिटेशन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की हैबिट कब होती है, जब आप उस काम को कंटिन्यू करेंगे। किसी भी चीज़ की हैबिट कब होगी, तो आप लगातार उस काम को कर रहे हैं, यानी जैसे आपको आपकी लिसनिंग अच्छी करेंगे एंड लिसनिंग के साथ साथ आपकी स्पीकिंग अच्छी हो, आपकी राइटिंग अच्छी हो, आपकी रीडिंग वगैरह, ये चारों जो स्किल है ये चारों अच्छे होंगे तभी आप किसी लैंग्वेज में पकड़ बना सकते हैं। यानी हमारे ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए फॉर्मूला होता है LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। चारों चीज़ें आपकी इतनी अच्छी हो, यानी इतनी प्रैक्टिस हो कि ये आपकी हैबिट में आ जाए। इतनी ज़्यादा टीचर को प्रैक्टिस करानी चाहिए कि बच्चों के जो उस लैंग्वेज को बच्चा सीखना चाह रहा है उसके हैबिट में आ जाए, वो अपने आप उसके मुंह से निकलने लग जाए। एंड उसके बाद बात आती है एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस एंड ड्रिल, यानी जैसे बीएफ स्किनर का कहना है कि प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा किसी भी लैंग्वेज को सीखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है प्रैक्टिस।
एंड हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। उन्होंने कहा है कि अगर आप कंटिन्यूअस रिपीटेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, कंटिन्यू आप किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो बच्चे के माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है। कोई सी भी जो चीज़ होती है, कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ाना चाह रहे हैं, कोई सी भी लैंग्वेज आप सिखाना चाह रहे हैं, तो ये था एक्सरसाइज वाला प्रिंसिपल। इसके बाद बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी जैसे क्लासरूम में जो लर्नर्स होते हैं वो अलग अलग, उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग एबिलिटी होती है ना। कोई बच्चा किस चीज़ में वीक है, किस उसकी क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है, तो हर बच्चे की जरूरत नहीं कि जो एक बच्चे की वो सभी की हो। क्लासरूम में हर बच्चे की अलग अलग वीकनेस होती है और अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप, अगर लर्नर्स डिफरेंट है यहाँ पे, तो हमारे पास जो फैक्ट स्ट्रेटेजी है ना, और जो अप्रोचेज हम यूज़ कर रहे हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए, तभी हम हमारी जो टीचिंग होगी वो कैसी होगी, उसके बाद मीनिंगफुल होगी। जो बच्चा सीखेगा वो कैसा होगा, वो लर्निंगफुल होगा, उसका जो उसकी लर्निंग है वो कैसी होने वाली है, वो भी मीनिंगफुल होने वाली है। तो आई होप आपको ये वाला जो प्रिंसिपल था समझ में आया होगा। एंड आगे हम बात करते हैं यूजिंग मदर टंग। जैसे कई साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि मदर टंग यूज करने से क्या होता है कि बच्चा फॉरेन लैंग्वेज नहीं सीख पाता, लेकिन कुछ का कहना है कि अगर आपको बच्चा कोई चीज़ नहीं समझ पा रहा है और आप उसमें उसकी मदर टंग यूज कर लेते हैं, जैसे बच्चे को नहीं पता कि साइकिल को बाइसिकल कहते हैं, आप उसको बाइसिकल बता रहे हैं लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि साइकिल जो हिंदी में साइकिल होती है उसी को इंग्लिश में बाइसिकल कहते हैं। तो आपने क्या किया, मदर टंग का यूज़ करके उसको जो इंग्लिश वाली टर्म थी वो समझा दी। तो ऐसे आप मदर टंग का यूज़ कीजिए, वो एज ए फैसिलिट का काम करेगी वहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज में पकड़ बनाने के लिए क्या होगा, आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दीजिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी कराइए क्लासरूम में जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो उस लैंग्वेज को बोलने की, और ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाए, रीड कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिख पाए, तो उससे क्या होगा, उसके जो चारों स्किल है वो अच्छी हो जाएंगी। एंड उसके बाद हम बात करते हैं ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच से यहाँ पे मतलब है जैसे कोई भी टीचर क्लासरूम में आता है, या फिर मैं ही अभी आई मैंने स्टार्ट की क्लास, तो उसके पहले मैंने क्या किया, मैंने ओरली आपको बताया कि हम क्या आज पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, डायरेक्ट मैं आपको समझाने नहीं गई, मैंने पहले आपको ओरली बताया कि आज हम क्या करने वाले हैं, यानी कि इंट्रोड्यूस किया आपको, कोई भी चीज़ से आप परिचित करवा रहे हैं क्लास में कि आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हमने क्या किया, ओरली किया, तो वो क्या हुआ, ये होती है ओरल अप्रोच, यानी मैंने कौन सी अप्रोच यूज की, ओरल अप्रोच यूज की, और ये भी रीडिंग और राइटिंग को भी आगे बढ़ाती है। एंड उसके बाद बात आती है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, यानी आप किसी भी चीज़ को पढ़ाने जा रहे हैं, किसी भी क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसके पास आपके पास पर्टिकुलर क्लास होना चाहिए कि आप ये पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेडेशन, यानी किसी भी चीज़ को आप पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे मतलब आराम से उस चीज़ को पढ़ाएंगे, ये नहीं कि आपने एक चीज़ पढ़ाई उसका कोई सिक्वेंस नहीं है, उसकी कोई ग्रुपिंग नहीं है, आप आज तो जैसे हिंदी का टॉपिक पढ़ा दिया, कल आपने मैथ पढ़ा दी, तो एक सिक्वेंस होना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो कंटिन्यू उसी चीज़ को पूरा कंप्लीट करिए, उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक लीजिए, तो ये वाली चीज़ होती है इसमें। एंड सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन किस पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है आपकी फ्रीक्वेंसी पे, यूजफुलनेस पे, टीचेबिलिटी और डिफिकल्ट लेवल, इन सभी चीज़ों पे आपका जो सिलेक्शन और ग्रेडेशन है वो डिपेंड होता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल प्रोसेस, यानी जैसे हमने किसी भी लैंग्वेज को सीखा या हमारी मदर टंग को हमने सीखा, तो वो कैसे सीखा, नेचुरल प्रोसेस से। कब सीखा, जैसे हमारे आसपास जो लोग थे वो भी वही लैंग्वेज बोल रहे थे जो हम बोलना चाह रहे थे, ठीक है। हमने हमारी लैंग्वेज को कहाँ से सीखा, मदर टंग को हमारे आसपास के लोगों से, हमारी फैमिली से, हमारे आस पड़ोस से। तो आपको क्या करना है, अगर आप सेकंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, तो आपको क्लासरूम का जो एटमोसफियर है वो ऐसा बनाना है कि बच्चों को उसके लिए फेमिलियर हो, यानी ऐसा एटमोसफियर नहीं रखना है कि बच्चा इंग्लिश बोलने से पहले सोचे यार बोलूँ या ना बोलूँ, कहीं बोला तो गलत बोल दिया, कोई हंसेंगे मेरे पर। तो आपका ऐसा एटमोसफियर क्लासरूम का नहीं होना चाहिए। क्लासरूम का ऐसा एटमोसफियर हो कि उसको आसानी से वो इंग्लिश बोलता है तो उसको ऐसा ना लगे कि मैंने यहाँ क्या बोल दिया। इसलिए एटमोसफियर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, तो आपको स्टूडेंट्स को ऐसा एटमोसफियर भी प्रोवाइड करवाना चाहिए। एंड उसके बाद बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं या किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहती है तो उसको करिए, यानी आप एज अ टीचर, आपका जो टीचर है उसकी तरह बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए। अगर सोचने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप उसको खुद नहीं बोलेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे, तो ये इस प्रिंसिपल का कहना है। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, यानी
ये प्रिंसिपल कहता है कि आप जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उसमें एक्यूरेसी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, एंड उसको टाइम टू टाइम उसको करेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर जो चीज़ें आती है, क्योंकि जो एक्यूरेसी और करेक्टनेस है वो लीड करती है किसको, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को, इंटोनेशन को, स्पेलिंग को, स्ट्रक्चर को। यानी अगर आप एक्यूरेट हैं, आपका करेक्ट है किसी चीज़ में, तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट को भी आप उसमें उस एक्यूरेसी लाने की कोशिश करेंगे, उनको भी उनकी जहाँ मिस्टेक होगी उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारी प्रिंसिपल आता है, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस से यहाँ पे मतलब है जैसे छोटी क्लास का बच्चा है, ठीक है। अब आप जैसे हमने नाउन में पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन में हमने देखा था कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने देखा था कि वो चीज़ें जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। तो वही है कॉन्क्रीटनेस, यानी कि जिसे आप बच्चे देख सकें, है ना। ऑडियो विजुअल डिवाइस का आप यूज़ कीजिए, जैसे, या फिर आप कह सकते हैं आप एप्पल के बारे में कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं क्लास में, तो आप बच्चों के सामने क्या कीजिए, एप्पल प्रेजेंट कीजिए। ये एप्पल होता है, उससे क्या होगा, बच्चों के आप जो भी पढ़ाना चाह रहे थे, जो भी समझाना चाह रहे हैं, वो बच्चे के माइंड में बिल्कुल छप जाता है जाके। तो छोटी क्लासेस में क्या करते हैं हम, ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ चाइल्ड, CDP, यानी आप साइकोलॉजी में भी इस चीज़ को पढ़ते होंगे कि जो क्लासरूम होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड होना चाहिए। अगर टीचर जो चाह रहा है वैसा पढ़ा रहा है, टीचर का सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोल है, टीचर का रोल होता है, लेकिन मेन अगर कुछ भी पढ़ाया जाता है तो उसमें स्टूडेंट की जो उसकी ज़रूरत है वो कैसे सीखेगा, वो उसको किसके लिए किस तरीके से सिखाना चाहिए, है ना, उसको क्या सिखाना चाहिए और किस तरीके से सिखाना चाहिए, ये बच्चे की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो जो क्लासरूम है वो चाइल्ड सेंटर्ड ही होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं कोरिलेट विथ लाइफ, यानी आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं और तो बच्चे के सामने ऐसे एग्जाम्पल्स आपको प्रेजेंट करने हैं जो उसकी एवरीडे लाइफ में या डे टू डे लाइफ में वो चीज़ें उसके काम में आती है, या उसकी कहीं ना कहीं उससे लाइफ से वो कनेक्ट है। एंड आप ऐसी चीज़ें बताते हैं जो बच्चा कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, इसके बारे में बच्चे ने कभी सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, देखा नहीं है, ऐसी चीज़ें अगर आप बता रहे हैं तो बच्चा ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ को माइंड में नहीं रख पाएगा और ना वो सीख पाएगा अच्छे से। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि क्लासरूम में ऐसे ही एग्जाम्पल्स प्रेजेंट किए जाएँ जो बच्चों की लाइफ से कनेक्ट हों, तो बच्चा आसानी से सीख सकता है। नेक्स्ट रूल आता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा थ्योरी ऑफ ऑर्डर एंड प्रपोर्शन, यानी आप जो भी पढ़ाएं उसको एक सीक्वेंस में पढ़ाएं, एक ऑर्डर में पढ़ाना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो हमारी कोई सी भी क्लास होती है, जैसे आज हमारी ये क्लास है तो कहीं ना कहीं हमारी पीछे वाली क्लास से कनेक्ट है। जैसे हमने इन्विटेशन का कॉन्सेप्ट वाली क्लास में भी देखा था और आज हमने यहाँ भी देख लिया। एंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी हम देख चुके हैं और आज हम देख रहे हैं। जैसे कॉन्क्रीटनेस, यानी हमने जैसे नाउन ने पढ़ा था, लेकिन आज वही बात हमारे यहाँ पे काम में आ गई है। तो उसी तरीके से जो कोई सी भी क्लास होती है वो क्या होती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होती है ना। तो आप जो भी पढ़ाएं वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, कहीं ना कहीं कोरिलेट होना चाहिए प्रीवियस जो क्लास है उससे, तभी बच्चा आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकता है। नहीं तो क्या होगा, अगर आपकी चीज़ें कोरिलेट नहीं है, आपकी क्लासेस एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो क्या होगा कि बच्चा एक या दो बार पढ़ेगा, उसके बाद उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि कल मैम ने ये पढ़ाया था, आज ये पढ़ा दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी पढ़ाएं कंटिन्यू पढ़ाएं और क्लास को रिलेट करते हुए पढ़ाएं। तो उससे क्या होगा कि आपके जो स्टूडेंट हैं उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कंटिन्यू मोटिवेट भी रहेंगे। एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड एक बार हम ब्रीफ में इसका रिविजन कर लेते हैं 1-2 मिनट में, ठीक है। जैसे फर्स्ट हमने देखा मोटिवेशन वाला था और इंटरेस्ट, यानी मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमने देखा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप चार्ट, मॉडल एंड विजुअल डिवाइस है उनको प्रेजेंट कीजिए क्लास में, ठीक है। और आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए बच्चों के सामने इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश रिसोर्स हैं, उन चीज़ों को प्रेजेंट कीजिए। हमने देखा था इमिटेशन का, यानी अगर आपका इमिटेशन करते हैं आप अच्छे से तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा होगा, आपकी वोकैबुलरी वो अच्छी होगी। एंड टीचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि टीचर का एक गुड मॉडल के रूप में क्लासरूम में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, टीचर की बात ज़्यादा मानते हैं। अगर टीचर ने कोई बात बोल दी, जैसे टीचर ने बोल दिया गुड यानी बेटा बुरा होता है, तो उसके लिए वो बुरा ही है। एंड घर वाले कितना ही समझाने की कोशिश करें वो नहीं मानेगा, क्योंकि इस एज में बच्चे टीचर की बात को ज़्यादा मानते हैं।
एंड उसके बाद हमने देखा हैबिट फॉर्मेशन, यानी LSRW, इनकी आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इतनी ज़्यादा उसको कीजिए कि वो आपके जब तक हैबिट में नहीं आ जाता तब तक उस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए। जब आपकी ये हैबिट में आ जाएगी उसके बाद किसी भी लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सरसाइज और प्रैक्टिस वाला। तो इसमें यही था कि आपको एज अ टीचर पता होना चाहिए कि कितने समय में उस चीज़ को वापस से रिपीट कराना चाहिए। एक प्रॉपर जो इंटरवल होता है किसी भी चीज़ का वो आपको पता होना चाहिए कि इतने समय में इस चीज़ को वापस से रिपीट करवाना है, ताकि एक समय ऐसा है कि बच्चे के माइंड में ये चीज़ें छप जाए। एंड उसके बाद हमने बात की थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी लर्नर्स का जो है उनकी अलग अलग कैपेसिटी, अलग वीकनेस है, अलग स्ट्रेंथ है। तो आपको कोशिश करना चाहिए अलग आपकी स्ट्रेटेजी हो, आपकी अप्रोचेज अलग अलग हो, ताकि आप क्लासरूम के सभी बच्चों को अच्छे से समझा सकें। एंड हमने पढ़ा था उसके बाद देखा था हमने यूजिंग मदर टंग, यानी जब ज़रूरत हो कहीं बच्चों को मदर टंग की तो वहाँ मदर टंग भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमने देखा था एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, यानी बच्चे को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर दीजिए क्लासरूम में, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए ताकि बच्चे किसी भी लैंग्वेज को ऐसा सीख पाए जैसे वो उनके लिए डेली का काम हो वो, ठीक है। एंड उसके बाद हमने देखा था ओरल अप्रोच, जैसे किसी भी क्लास को हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, ओरल अप्रोच यूज़ करते हैं। उसके बारे में आपको बता, हमने देखा सिलेक्शन और ग्रेडेशन, यानी किसी भी चीज़ किस चीज़ को आपको सिलेक्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद उसकी ग्रुपिंग, सीक्वेंसिंग, यानी वो ऑर्डर में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें जो डिपेंड करती है वो करती है फ्रीक्वेंसी पे, यूजफुलनेस पे, टीचेबिलिटी, उसका जो डिफिकल्ट लेवल है उन चीज़ों पे ये डिपेंड करती हैं। एंड हमने देखा था उसके बाद नेचुरल प्रोसेस, यानी कोई सी भी जो हमने जैसे मदर टंग सीखी उसकी भी नेचुरली हमने सीखा। तो कब सीखे, क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर था। तो ऐसे ही आप अगर किसी भी बच्चे को, कोई आपके स्टूडेंट्स को आप सिखाना चाहते हैं सेकंड लैंग्वेज, तो उसके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाइए क्लासरूम में। एंड उसके बाद हमने देखा लर्निंग बाय डूइंग, यानी किसी भी लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं, यानी बोलना चाहते हैं तो आप उसकी तरफ बोलिए, तब आप उस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। एंड उसके बाद हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, यानी जो एक्यूरेसी या जो करेक्टनेस है वो इसको लीड करती है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को करती है, इंटोनेशन को करती है, स्पेलिंग को, स्ट्रक्चर को, इन चीज़ों को ये लीड करती है। एंड उसके बाद हमने देखा था कॉन्क्रीटनेस, यानी आप बच्चे के सामने ऐसे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कीजिए जो जिसे बच्चे देख सकें, है ना। तो उससे क्या होगा, बच्चे कहीं ना कहीं वो चीज़ें माइंड में छप जाती है और बच्चे आसानी से ज़्यादा समय तक चीज़ों को याद रख पाते हैं। एंड थ्योरी ऑफ चाइल्ड, यानी जो आप पढ़ा रहे हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड होना चाहिए। टीचर का रोल होता है लेकिन चाइल्ड का ज़्यादा रोल होता है क्लासरूम का। को रिलेट विथ लाइफ, यानी जो आप जो पढ़ा रहे हैं वो लाइफ से कहीं ना कहीं कोरिलेट होना चाहिए। एंड लास्ट था हमारा थ्योरी ऑफ ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन, यानी आप जो पढ़ा रहे हैं वो एक ऑर्डर में होना चाहिए, प्रोपोर्शन यानी आपको पता होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लिसनिंग तो हो रही है लेकिन स्पीकिंग ना हो रही है, रीडिंग तो हो रही है लेकिन राइटिंग नहीं हो रही है। यानी सारे चारों स्किल को आपको एक इक्वल बराबर मात्रा में आपको सिखाना है कि लिसनिंग हुई तो साथ में स्पीकिंग भी जरूरी है, रीडिंग भी जरूरी है, राइटिंग भी जरूरी है, तभी किसी लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स, एंड जितने ज़रूरत थी सीटेट को लेके उतने पे हम बात कर चुके हैं। एंड आई होप आपके ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता है तो कोशिश कीजिए क्लास को 2 बार ले लें। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एंड आज की क्लास में सिर्फ इतने, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।